अब इसके अंदर देखें मैंने नेक्स्ट पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड ना। तो वो वीडियो देखने के बाद अब ये वाली वीडियो देखिएगा, क्योंकि अगर आपने वो वाली वीडियो देखी होगी जब भी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये मैं आपको बताऊंगा 2012 के लॉन्ग में आ चुका है और ये मज़ीद आगे भी आ चुका है ये ना। वैसे ये डीप बहुत कम पूछा जाता है, एल्टीट्यूड ज़्यादा पूछा जाता है, बट कुछ भरोसा नहीं है बोर्ड वालों का, कोई भी किसी दिन भी पूछ सकते हैं। तो अब जो है वो कुछ इस तरीके से इसका क्वेश्चन बनता है, डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द वेरिएशन ऑफ जी विद डीप। अब हमें जी की वैल्यू निकालनी है डीप के अंदर। पहले हमने सरफेस के ऊपर वैल्यू निकाली थी ना, हमने जो है वो अर्थ के सरफेस के ऊपर वैल्यू निकाली थी जी की वैल्यू। अब जो है वो हम डीप के अंदर मतलब अंदर घुसेंगे अंदर। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये अगर मैं आपको डायग्राम के ज़रिए समझाऊं तो ये आपको डायग्राम याद हो गया। हमने नेक्स्ट पिछली वीडियो में हमने यहाँ इसकी सरफेस के ऊपर जो है वो वैल्यू निकाली थी हमने, ठीक है, जी की वैल्यू, ग्रेविटी की वैल्यू। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब जो है हम इसके यहाँ पर बीच की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि डीप के अंदर वैल्यू निकालेंगे। सही है, अब समझ में आया। तो अब मैं आपको बताता हूँ ये आपको किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करोगे। देखो वही सिंपल सेम पिछले वीडियो की तरह कि सपोज अर्थ इज़ अ परफेक्ट स्फीयर ऑफ होमोजेनियस कंपोजिशन, द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ इस, क्योंकि हमने पहले सरफेस ऑफ द अर्थ की बताएंगे फिर हम डीप की लेके जाएंगे ना। और जब हम डीप की शो करेंगे तो हम जो है वो जी के ऊपर ऐसा स्लैश डाल देंगे, लेकिन अभी हम जो सरफेस की बात करें तो जी के ऊपर कोई भी स्लैश नहीं डालेंगे। तो ये आपको याद है, आपको पता है ये वाली वैल्यू होती है जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई, यानी कि मास ऑफ अर्थ, जी फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और नीचे डिवाइड करेंगे रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर से। तो अब देखो ये हमने थोड़ा सा मास ऑफ अर्थ को अलग कर दिया ताकि हम आगे इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर सकें, और इसलिए इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैं आगे बताता हूँ। अब यहाँ देखो मास ऑफ अर्थ इज़ एक्सप्रेस इन डेंसिटी टर्म, यानी कि हमने जो मास ऑफ अर्थ को अलग किया था ना, तो हमने इसलिए अलग किया था क्या कि हम इसको जो है वो एक डेंसिटी की टर्म में लिख सकें। तो अब आपको पता होता है कि डेंसिटी टर्म में जब हम लिखेंगे तो मास ऑफ अर्थ डेंसिटी ऑफ अर्थ मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ, ये फार्मूला है डेंसिटी ऑफ अर्थ के लिए कि मास ऑफ अर्थ को अगर हम डेंसिटी ऑफ अर्थ के अंदर एक्सप्रेस करना चाहें तो हम इजीली कर सकते हैं। तो ये फार्मूला आपने लगा दिया, ये जो मैंने ब्रैकेट से शो किया हुआ है। अब मास ऑफ अर्थ को आपको पता है एम ई से डिनोट करते हैं, डेंसिटी ऑफ अर्थ को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, और मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ, और वॉल्यूम ऑफ अर्थ का फार्मूला ये होता है, यानी कि 4/3 पाई आर ई क्यूब। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब जो है वो हम क्या करेंगे, अब जो है हम इस दोनों इक्वेशन को, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 और नंबर 2 को हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करवा देंगे किसके अंदर, मास ऑफ अर्थ के अंदर। यानी कि हम ये वाली वैल्यू को हम जो है वो ये पूरी की पूरी यहाँ पर जितनी भी वैल्यू आपको नज़र आ रही है ये यहाँ पर पुट कर देंगे इसके अंदर। तो हमने सिंपल एज जेड इसके अंदर ये पूरी की पूरी पुट कर दी यहाँ पर। अब क्या हुआ, अब देखो यहाँ पर बहुत ईजीली आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर आर ई जो है वो माइनस हो रहा है, यानी कि आर ई जो है वो यहाँ पर कट रहा है। तो मैंने इसलिए आपको मज़ीद समझाने के लिए आर ई को थोड़ा सा अलग कर दिया है। तो यहाँ देखो मैंने इस आर ई 3 था ना, यानी कि क्यूब था, रेडियस ऑफ अर्थ क्यूब था, यहाँ पर मैंने आर ई 2 लिख दिया और आर ई को एक अलग कर दिया। अब यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया, तो सिंपल एज डेट ये वैल्यू पूरी बचती है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि भाई इसको थोड़ा सा पहले लिख देंगे ये वाली पूरी टर्म को, यानी कि नंबर्स को हम हमेशा पहले लिखते हैं, ये रूल है। जब इक्वेशन बनाते हैं तो नंबर्स को पहले लिखते हैं, तो नंबर्स को हमने पहले लिख दिया, उसके बाद खुद ब खुद अरेंज कर लिया, पाए जी ई और फिर आर ई, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब देखो अब क्या होगा, अब यहाँ आपको नज़र आ रहा है हम ये लाइन पुट करेंगे क्योंकि हमें वेरिएशन ऑफ जी की वैल्यू चाहिए विद डीप, हमें मतलब डीप की वैल्यू चाहिए ना। तो अब हम लिखेंगे द एक्सप्रेशन फॉर एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के ऊपर स्लैश डाल दिया एट डीप डी टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब ये लाइन लिखने के बाद आपको क्या करना है, आपको जो है वो ये फिगर बनानी है जो कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाई हुई है। ठीक है, ये फिगर आप लाजमी बनाएंगे अगर आपको पूरे नंबर चाहिए और अच्छे नंबर चाहिए तो। अब इस फिगर के अंदर आप देखें, अब इस डायग्राम को ज़रा गौर से देखिए और मुलाहिजा कीजिए कि यहाँ हमने इसकी जी की वैल्यू यहाँ निकालनी है, डीप पे निकालनी है। पूरा आपका अर्थ है, एक होमोजेनियस कंपोजिशन के तहत आपका परफेक्ट स्फीयर है। तो आपको मैंने यहाँ पर ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा रेडियस ऑफ अर्थ है। ठीक है, ये जो आपका है पूरा रेडियस ऑफ अर्थ है, और डीप की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो डीप हो गया। तो हमेशा याद रखो कि हम जब भी वैल्यू रेडियस ऑफ अर्थ की यहाँ पर निकालते हैं, अगर
तो ये डीप के अंदर जा रहा है, यानी कि कम की तरफ जा रहा है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, तो हमेशा हम वैल्यू जो है वो माइनस के अंदर लिखते हैं। लेकिन अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि सरफेस की तरफ जा रहा है और मज़ीद ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम पॉजिटिव की वैल्यू लिखते हैं, यानी कि प्लस साइन लगाते हैं, जिस तरह हमने पिछली वीडियो में लिखा था। लेकिन अगर यहाँ नेगेटिव की तरफ इसलिए जा रहा है क्योंकि ये करीब आ रहा है, यानी कि डीप में आ रहा है, इसलिए हमने आर ई माइनस डी लिखा, यानी कि डी, ये आर ई और डी, ये डी हो गया और यहाँ से लेते हैं यहाँ पर आर ई हो गया, तो इसको हमने जो है माइनस लगाया। अगर ये डीप जो होता है वो ऊपर की तरफ जा रहा होता तो हम यहाँ पर प्लस लगाते। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर होना चाहिए। आप ये पूरी डायग्राम बना के एग्जामिनर को दिखाएंगे, पूरे नंबर लेंगे। अब क्या करेंगे भाई, अब ये करेंगे, अब आपके सामने ये मौजूद है, बिल्कुल पिछली तरीके से हमने जो किया है ना, बिल्कुल वही। अच्छा, मैं थोड़ा फोकस कर लेता। तो अब देखो अब वही हम करेंगे कि भाई क्या करेंगे हम, ये जो आप देखो यहाँ पर स्लैश डाल दिए, यानी कि हमें पता चल गया कि जी जो है वो हम जो है वो डीप की वैल्यू मालूम करना है अपना। तो अब यहाँ पर आपको पता है कि जी वही वही वाला फार्मूला, अब हम आर ई लिया था हमने वहाँ पर, लेकिन आर ई स्क्वायर लेते हैं, तो यहाँ पर हमने आर की वैल्यू क्या लिखी थी, यहाँ पर आर ई माइनस डी, तो आर ई माइनस डी हो गया है ना, और स्क्वायर वही सेम सेम तरीके से हो गया। और ये मास ऑफ अर्थ के ऊपर भी यहाँ पर मैंने स्लैश डाला है, क्योंकि ये इफेक्टिव मास हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। ठीक है, मास ऑफ अर्थ और इफेक्टिव मास बेसिकली तो हैं दोनों सेम, लेकिन हमें यहाँ पर जब मैंने यहाँ स्लैश डाला है तो हमें यहाँ भी स्लैश डालना होगा, और इसको हम इफेक्टिव मास के तौर पे यूज़ करेंगे, और इसको हम जो है वो जी जो है वो एज अ डीप की शक्ल में यूज़ करेंगे। वहाँ सिंपल ग्रेविटी था, यहाँ पर हम जो है वो ग्रेविटी ऑफ एट द डीप के जो है वो हम यूज़ करेंगे। तो इसलिए हम दोनों पे स्लैश हमें डालना लाजमी है, क्योंकि दोनों वैल्यू जो होती हैं हमें मालूम होती हैं। तो इफेक्टिव मास एक्सप्रेस इन डेंसिटी टर्म, सिंपल एज डेट, जो इस तरह हमने पहले किया था, इस तरीके से हम उसको डेंसिटी फॉर्म में लिखना चाहेंगे, तो इसका फॉर्मूला आपको पता होता है, वही सेम है, इफेक्टिव मास इक्वल टू डेंसिटी ऑफ अर्थ मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ। अब यहाँ देखो ये सिंपल वही मास ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ को हमने इस सिंबल से शो किया, मास ऑफ अर्थ यानी इफेक्टिव मास को वही एम ई के ऊपर स्लैश डाल दिया। वॉल्यूम ऑफ अर्थ का हमें फॉर्मूला पता है, ये होता है। और वहाँ आर ई क्यूब था, यहाँ पर हमने क्या किया, आर ई माइनस डी करके क्यूब कर दिया। ठीक है, क्योंकि आर की वैल्यू हमने ये कंसिडर की थी, तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 5 का नाम दिया। और वही इसको 4 और 5 को हम जब मिलाएंगे, सब्स्टिट्यूट करवाएंगे, तो सिंपल एज डेट हमारे पास ये देखो इसकी जगह जो है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमें जो है वो ये एम ई की जगह ये वाली पूरी वैल्यू पुट हो गई इधर ना, ये पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पर पुट हो गई। अब देखो यहाँ पर वही हमने जो पिछली वीडियो में किया था, वो क्या था कि भाई हमने जो है वो आर ई माइनस डी को हम जो है थोड़ा सा अलग कर देंगे, ताकि ये दोनों जो है वो इजीली एग्जामिनर को आप दिखा सकें कि ये दोनों माइनस हो रहे हैं। तो ये दोनों जो है वो कट चुके हैं यहाँ पर। और अब क्या बचता है, अब मैं आपको बताता हूँ क्या बचता है। अब देखो आपके सामने जो है वो ये वैल्यू जो है वो सिंपल एज डेट बच रही है, ये वैल्यू ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे भैया, इसको हम वही जो नंबर है उसको हम पहले लिख देंगे, जिस तरह हमने पिछले में किया था। तो हमने नंबर को पहले लिख दिया और ये सीक्वेंस वाइज हमने लगा दिया, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे दिया। अब हम जो है वो डिवाइड कर देंगे बोथ इक्वेशन को, यानी कि 6 और इक्वेशन नंबर 3, इन दोनों को जो है हम जो है वो डिवाइड कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 6 तो ये रही। अब इक्वेशन नंबर 3 आप बोलेंगे कहाँ से आ गई भाई, इक्वेशन नंबर 3 भैया ये रही ना, हमने ये करी थी ना इक्वेशन नंबर 3, ये रही आपके सामने मौजूद है ये वाली। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब हम जाहिर सी बात है इसको जो है हम डिवाइड करेंगे। तो अब जब हम डिवाइड करेंगे तो अब देखो यहाँ पर आपके सामने वैल्यू मौजूद हैं कि सारी चीज़ें कट रही हैं ना, कट ऑफ हो रही हैं। ये भी कट रहा है, थीटा भी कट रहा है, पाई आर भी कट रहा है, जी भी कट रहा है, ई मतलब डेंसिटी भी कट रही है। तो अब ये सारी चीज़ें कट ऑफ हो गई, तो ये चीज़ बचती है हमारे पास। अब देखो यहाँ पर आर ई जो है वो आर ई के साथ भी मौजूद है, और माइनस डी आर ई डी के साथ भी मौजूद है। अब इसको हम अलग अलग कर देंगे ताकि हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकें ना। तो अब जो है हमने यहाँ पर इसको अलग अलग कर दिया, और जब हमने इसको अलग अलग कर दिया तो आर ई कैंसिल आउट हो गया, इसका यहाँ पर 1 बचा, और सिंपल एज डेट ये ऐसे ही आ गया। तो अब इसको हम ब्रैकेट लगा देंगे, सिंपल जी की वैल्यू को हम उधर भेज देंगे। जब उधर भेज देंगे तो सिंपल एज डेट हमारे पास जी स्लैश यानी कि डीप की वैल्यू हमको मालूम हो गई, और यही आपका जो है वो यहाँ तक आंसर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपकी पूरी की पूरी जो है वो डेरिवेशन सॉल्व हो जाती है। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर ने पूछ लिया कि आप इसके साथ साथ लॉन्ग की अगर बात करूँ मैं, तो वो शॉर्ट में तो इतना ही लिखना होता है, लेकिन अगर लॉन्ग के अंदर आ जाइए और आपसे एग्जामिनर ने पूछ लिया कि इसके साथ साथ आप जो है वो वैल्यू ऑफ जी की वैल्यू भी मालूम करके बताएं एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो फिर आप क्या करेंगे। ठीक है ना, यानी कि आपने तो ये वैल्यू मालूम कर दी, वेरिएशन वाली वैल्यू तो मालूम कर दी आपने,
एक्सप्रेशन यानी कि डेरिवेशन आपके पास होगा ही है, लेकिन अगर उसने वेरिएशन की जगह, एक्सप्रेशन की जगह, डेरिवेशन की जगह उसने बोला कि इसके साथ साथ आप उसकी वैल्यू भी बताएं सेंटर ऑफ अर्थ की, यानी कि वही सेंटर यानी कि डी पे की बात होती है, उसकी वह वैल्यू बताएं, तो आप किस तरह से बताएंगे? तो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर आपका आ गया वैल्यू, वैल्यू ऑफ जी, ठीक है, याद रखें डेरिवेशन नहीं है ये डेरिवेशन तो हम कर चुके हैं इसकी। ये अब हम इसकी जो है ना जी की, अब हम उसकी वैल्यू बताएंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है। तो अब यहाँ हमने हेडिंग लगाएंगे नीचे, सिंपल वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ। सेंटर बोलो डीप बोलो बात एक ही होती है, क्योंकि यहाँ पर हमके इसकी वैल्यू मालूम करनी है हमें डीप के अंदर। तो वही सिंपल यहाँ पर जो है वो डी कहलाता है, यहाँ से लेता है यहाँ तक, यहाँ से लेता है, ये पूरा जो है वो मास रेडियस ऑफ अर्थ हो गया। अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम ये करेंगे कि देखो यहाँ पर जो है आपको ये फार्मूला हमने डेरिवेशन किया है ना, ये यहाँ पर ये रहा ये। अब ये हम जाहिर सी बात है लिखेंगे कि आगे हमें वैल्यू मालूम हो न्यूमेरिकल की इसकी ना, तो अब ये हमने लिख दिया। अब हम इसको लिखने के बाद हमें पता है कि भैया डी का फॉर्मूला आप जो है वो यहाँ पर हमने बताया भी डायग्राम के ज़रिए कि डी जो है वो हम इसको आर ई भी कह सकते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ भी कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं? देखो ये है डी, यहाँ पर डी, ठीक है, और इसी इसी चीज़ को हम जो है वो हम कहते हैं रेडियस ऑफ अर्थ, यानी कि दोनों चीज़ जो है वो एक ही सिमिलर हैं। सेंटर बोलो, सेंटर को हम डी से शो करते हैं, डीप को हम डी से शो करते हैं, और इसी चीज़ को हम जो है वो भैया रेडियस ऑफ अर्थ कहते हैं। तो दोनों चीज़ जो है वो सिमिलर हैं, इसलिए जो है वो हम यहाँ पर बता रहे हैं कि यहाँ हम जो है क्या कर सकते हैं, डी की जगह हम आर ई भी कह सकते हैं, ठीक है। तो उसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए हमने आर ई यहाँ पर लगा दिया, दोनों आर ई होगा, कैंसिल आउट होगा, सिंपल वन बचेगा, तो 1 - 1 हो गया इधर। और जब 1 - 1 होता है तो सिंपल ज़ीरो होता है, और ज़ीरो से कोई भी वैल्यू जब भी मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको पता होता है कि वो उसके आंसर भी ज़ीरो आता है। तो सिंपल एज डैट कि आपके पास जो आंसर आ रहा है, जो आपके पास वैल्यू आ रही है वो जी थीटा यानी कि जी स्लैश की वैल्यू आपके पास ज़ीरो आ रही है, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो ये भी आपने उसको करके बता दिया। अब आपको एक छोटी सी लाइन यहाँ पर आप ऐड करना चाहें तो कर दें, द वेट ऑफ द बॉडी ऑल्सो ज़ीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये MCQs के लिए भी इंपॉर्टेंट याद रखें कि आपका जो वेट होता है ना, वेट आपकी बॉडी का वेट, अगर आप फॉर एग्जांपल गड्ढा खोद के अपनी ज़मीन का, आप फॉर एग्जांपल यहाँ रहते हैं, आपको कीड़ा काटा कि भैया मुझे तो ज़मीन खोदनी है, देख रहे हैं ज़मीन के अंदर क्या है, तो आप खोदते गए खोदते गए खोदते गए खोदते गए, बिल्कुल बीच में आपके मतलब आपने खोद दिया गड्ढा। तो अब जो है वो आप बोल रहे होंगे भाई अब आपको फिर से कीड़ा काटा, आपने बोला अब मुझे अपना बॉडी का वेट जानना है। तो अब आप बॉडी का जब वेट जानेंगे तो आपका वेट जो एक्चुअल वेट था इधर सरफेस पे उससे कम हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि आपका वेट कम होने से मुराद आपका वेट ज़ीरो हो जाएगा। आप परेशान हो जाएंगे कि यार मेरा वेट ज़ीरो कैसे हो गया। लेकिन अगर आपको ये फार्मूला पता होगा कि भैया कोई भी बॉडी जब भी सेंटर पे जाती है तो उसका वेट ज़ीरो हो जाता है, तो सिंपल आप घबराएंगे नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर वैल्यू ऑफ जी निकाल के देख ली है। हमें पता चल गया है कि हमें भैया कोई भी जो है वो डीप में जो भी वैल्यू जाती है, कोई भी बॉडी जाती है, उसका जो वेट होता है वो ज़ीरो हो जाता है। तो ये एक MCQ के तौर पे आपको ये वैल्यू, ये सारी बातें याद करनी है। तो एग्जामिनर आपको पूरे के पूरे नंबर देगा, आपने जब वैल्यू भी निकाल के दिखा दी तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा आपसे, और आपके कहीं भी पूरे नंबर कोई भी रोक नहीं सकता।